Hello students. Now today we are going to know about the first chapter of civics, that is the Indian Constitution. It is very important to know the rules and regulations of the country where we live, and that is India. So this is the chapter where we will learn about the Constitution of India, and that is very important for each one of us. For every citizen of India, it is important to know our constitution, our rules and regulations. So let us have the introduction of this chapter, that we have looked at the Indian Constitution in classes 6 and 7 in our social and political life textbook. Have you ever wondered why we need a constitution, or been curious about how the constitution got written or who wrote it? So ये हम सब के लिए एक ज़रूरी है जानना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें कोई हमारे रूल्स को लेकर, हमारे राइट्स को लेकर कोई हमें बेवकूफ़ न बनाए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ईच वन ऑफ अस टू नो आवर राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको पहले बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेट ऑफ रिटन रूल्स. हर ज़रूरी नहीं कि इंडिया एक कंट्री का ही कॉन्स्टिट्यूशन हो. हमारे अपने घर का भी एक रूल होता है, हमारे स्कूल का एक रूल होता है, हमारे ऑफिस का एक रूल होता है. तो हर एक इंस्टीट्यूशन का एक रूल होता है. तो हमारी कंट्री का भी एक रूल है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. सो आज जितनी भी कंट्रीज़ इंडिया पूरे वर्ल्ड में है, हर कंट्री का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रखा गया है? क्योंकि हम एक पीसफुली लाइफ जी सकें, किसी से कहीं कोई कोई ऑपरेस ना हो, कोई किसी को बुली ना कर पाए. सो इस तरह से कोई भी एक पावरफुल पर्सन कमज़ोर पर कोई ऐसा ना ऑपरेस ना करे. तो इसलिए हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसीलिए हर कंट्री को एक चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए हर पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है. ये फ़ोटो है पार्लियामेंट की, जहाँ पर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे हैं सारे मेंबर्स को. 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पार्टी बनी हुई है, जिसको ए ह्यूम ने बनाया था, और डब्ल्यू सी बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे पहले. सो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात उठाई थी, लेकिन उसको मोमेंटम, उसमें स्पीड कब आई? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने ये बात को उठाया कि इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. और ये बात है कब की? जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे. सो धीरे 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 ये बात होती गई, ये लड़ाई चलती गई, और एट लास्ट दिसंबर 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, तो बात और तेज़ी से फैली कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. सो दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ बनना, और 1949 नवंबर तक हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया. तो हमारे इंडिया को एक रूल रेगुलेशन मिलना स्टार्ट हो चुका था. तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आ गया, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं. बात उठाते हैं हम नेपाल की. आपकी एक बुक में एग्जांपल दिया हुआ नेपाल का. नेपाल में स्टोरी ये है कि नेपाल एक कंट्री जो हमारे नॉर्थ में है. नेपाल में मोनार्की था. मोनार्की मतलब होता है तानाशाही, कोई एक पर्सन पूरी कंट्री को रूल करे. सो वहाँ पर मोनार्की था, लेकिन वहाँ के लोग उस राजा से खुश नहीं थे, उसके रूल्स और रेगुलेशन से लोग खुश नहीं थे. तो लोगों ने इस चीज़ की मांग उठाई कि उनका भी कंट्री जो हो वो डेमोक्रेटिक हो, वहाँ पर भी रूल्स और रेगुलेशंस हो. सो 1990 में स्टार्ट हुआ ये वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने का नेपाल का, और 2006 में वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई. सो इससे क्या रीज़न क्या मिलता है कि वहाँ के लोग वो क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो मोनार्की के टाइम का था, वो फॉलो नहीं करना चाहते थे. वो लोग ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते थे ऑप्रेस होते हुए. सो वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंट्री में ले आए. यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ मिसयूज़ ऑफ पावर, क्योंकि हमारे जो ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हम क्या पढ़ते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किसका क्या पावर है, कौन अपने पावर का कहाँ यूज़ कर सकता है, और कहाँ कहाँ पावर का मिसयूज़ हो रहा है. जैसे एग्जांपल है क्लास का,
हमारे और आप जैसे हम लोग अक्सर क्लास में मॉनिटर बना देते हैं, और कभी कभी कुछ होता है ना, मॉनिटर कभी कभी अपने ईगो को लेके या अपना पुराना बदला लेने के लिए किसी का नाम लिख देता है, तो टीचर आता है तो उनका नाम बता देते हैं। चूँकि टीचर को भरोसा करना पड़ता है मॉनिटर की बात पे, तो क्या होता है कि कभी कभी हम टीचर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सज़ा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें मॉनिटर की बात माननी होती है, इसलिए हमें क्या करना होता है, पनिशमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, मिसेज़ राव जो क्लास की टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, सुरेश मॉनिटर है। सुरेश को ये जब मिसेज़ राव क्लास छोड़ के जा रही थी, तो उन्होंने सुरेश को ड्यूटी दी कि आप क्लास में माइंड करिए, कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन सुरेश थोड़ा बुली था, थोड़ा परेशान करने लड़का था, उसने अनिल का नाम लिख दिया। अनिल एक बेचारा बहुत सीधा साधा लड़का था, उसका नाम लिख दिया। लेकिन जब टीचर वापस आए तो उन्होंने सुरेश ने ज़बरदस्ती नाम बता दिया अनिल का, और अनिल बेचारा डांट खा गया, उसको पनिशन मिल गई। ये था मिसयूज़ ऑफ पावर। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं डोमिनेशन और मेजोरिटिज़म। मेजोरिटिज़म बोलते हैं जहाँ पर मेजोरिटी की बात मानी जाए, हालांकि गलत हो, लेकिन फिर भी अगर हम मेजोरिटी की बात मानते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेजोरिटिज़म। हमारे इंडिया में हर तरह के रिलीजन के लोग हैं, अगर हम सिर्फ मेजोरिटी की बात मानेंगे तो माइनॉरिटी से क्या होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ लोग हैं, जो कुछ लड़की और लड़कियाँ स्कूल में हैं, लड़के चूँकि ज़्यादा नंबर में है तो वही जो खेल खेलना चाहेंगे, गेम खेलना चाहेंगे वही खेलेंगे, लड़कियाँ नहीं खेल पाएंगी। तो देखिए इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस तरह से पावर का क्या हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। और यहाँ पर मेजोरिटिज़म की बात हो रही है कि जो भी मेजोरिटी बोलेगी वही माना जाएगा। इन दोनों एग्जांपल्स हम क्या लिखते हैं, इस दोनों एग्जांपल्स हम ये लेते हैं कि एक तरफ मॉनिटर था, एक तरफ जो मेजोरिटिज़म था, कि मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा है। इसीलिए इसी चीज़ को हटाने के लिए हमारी कंट्री में क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन रूल इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि कहीं किसी पावर का मिसयूज़ ना हो और कोई भी अपने मेजोरिटी को लेकर उसका फ़ायदा ना उठाए। नाउ लेट अस नो द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो 20th सेंचुरी अगर हम बात करें, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ब्रिटिश रूल जैसे ही हमारे यहाँ से हटा, तो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने फोकस किया कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाते हैं जिससे सबका फ़ायदा हो। सो क्या हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया उसको बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और हर एक प्रोविजंस पे डिस्कस होने लगा कौन किस तरह से, जिसके आप देखेंगे फ़ोटो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ही वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनने पे डिस्कस होना शुरू हो गया। So Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar is also known as the father of Indian Constitution. Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped in the scheduled caste get some safeguards in the draft constitution. अच्छा, इनका कहना था, चूँकि ये दलित से थे, कम्युनिटी से थे, तो इनका मानना था कि सिर्फ हिंदू ऑफिसर्स होंगे, सिर्फ अपर कास्ट होंगे तो लो क्लास वालों को ऑपरेस किया जाएगा। तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट वालों को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि ये लोग भी गवर्नमेंट के डिस्कशन में हिस्सा लें और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। इसका मतलब ये है कि पढ़ लिख के ही हम बराबरी ऊपर वालों से, अपने हाई क्लास वाले जो भी क्लासेस कास्ट डिफ़र कर रहे हैं, अगर बराबर होना है तो हमें पढ़ाई करनी होगी। तो इन्होंने कोशिश की थी कि लोग गवर्नमेंट के जो भी डिस्कशन है उसमें ज्वाइन करें और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें ताकि उनके बराबर उठ सकें। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोशिश की थी ताकि अपर क्लास लोअर क्लास के लोग भी थोड़ा सा अपग्रेड हो सकें। सो अप टू हियर यू जस्ट and try to understand all the topics. Next we will discuss in the next video. Thank you children.